हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए साइंस पोर्शन, जिसमें आज बायोलॉजी का पोर्शन हाफ कवर करेंगे, फिर हाफ सेकंड पार्ट में इसके कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को समझते चलेगा, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी। तो चलिए, जीव विज्ञान ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले इसको तोड़िए बायोज और लोगोज में, यानी बायो का क्या है बायोज और लॉजी मतलब लोगोज, जिसमें बायोज का अर्थ जीवन यानी होता है, ठीक है, और लोगोज का अर्थ स्टडी यानी जीवों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बायोलॉजी का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। बायोज और लोगोज टर्म याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मिनट रुक जाइए, ब्राइटनेस तेज कर लें। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब विज्ञान की शाखा, तो विज्ञान की हम 3 शाखा जानते हैं, ठीक है। पहला हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, और थर्ड आपका ये है जीव विज्ञान। फिर जीव विज्ञान के 2 उप शाखाएँ हैं। पहला आपका हो जाएगा जंतु विज्ञान और दूसरा आपका हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्यूरेंस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया। ये पूछ सकता है आपसे। परंतु पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु। अरस्तु को एक और नाम से जाना जाता है, एरिस्टोटल नाम से, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा, एरिस्टोटल किसका नाम है, अरस्तु का ही नाम है। चलिए अब जीवधारियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। एक नाम आएगा कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी बुक, याद रखेगा, पादपों एवं जंतुओं का वर्गीकरण किया। किसने, कैरोलस लिनियस ने पादपों और जंतुओं का वर्गीकरण किया, कि जैसे एक पादप है और एक जंतु, इसको अलग अलग विभाजित किया। ये वनस्पति विज्ञान में आएगा, ये जंतु विज्ञान में। ऐसे सबको अलग अलग करके अध्ययन करके एक बुक बनाई, जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम इन्होंने रखा सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। ये बुक का नाम है। चलिए आगे देखिए, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। आपको पूछ सकता है कि वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर करते हैं। तो वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की वर्गीकी की शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक है। आगे देखिए, द्विनाम पद्धति यानी बायोनोमेनक्लेचर के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का लैटिन नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो होगा वंश और दूसरा जो या फिर इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, जीनस, तथा दूसरा जो होता है वो जाति यानी स्पीसीज, ठीक है। यही इंग्लिश में नाम लिखा है, जाति को स्पीसीज और वंश को जीनस कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर रॉबर्ट एच विटेकर यानी R H विटेकर ने 1969 में वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इसके तहत समझ जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया, ठीक है। 5 जगत आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा 5 जगत प्रणाली किसने दी, तो उसको देने वाले वैज्ञानिक थे R H विटेकर, यानी R H विटेकर ने क्या किया, 5 जगत प्रणाली दी। ये बता पूछ सकता है आपसे। फिर क्या पूछ सकता है इस पेज से, आपसे पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस, इनकी बुक कौन सी थी, सिस्टमा नेचुरी। फिर जीव विज्ञान के फादर कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, लेमार्क और ट्यूरेंस ने किया, ठीक है। R H विटेकर जो थे 1969 में, सन मत याद रखिएगा, सन नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा 5 जगत प्रणाली किसने दी, R H विटेकर ने दी। तो 5 जगत कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका दिया है मोनेरा जगत। इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया आदि सम्मिलित है, ठीक है। मोनेरा जगत में आने वाले जीव जो हैं ये आपके ये हैं, एक कोशिकी भी है और साथ में प्रोकैरियोटिक। अब समझ लीजिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, आगे आएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका केंद्रक क्या हो, पुराना। अब केंद्रक क्या होता है आगे भी बताएंगे। और यूकैरियोटिक मतलब जिसका केंद्रक नया हो, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
अब आगे देखिए, 5 जगत में पहला जगत मुनेरा था, दूसरा ये प्रोटिस्टा है। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के एक कोश की यानी इंटरसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होता है? जिसमें एक कोशिका पाई जाएगी उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। और यूकैरियोटिक जिसका केंद्रक नया और जीव आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ। आपके प्रोटिस्टा जगत का जीव है। एक जीव और याद रखिएगा, पैरामीशियम। ठीक है, ये जीव क्या है? आपके प्रोटिस्टा जगत के हैं। फिर पादप जगत में आपका क्या आएगा? इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले उत्पादक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, आवृत्ति व अनावृत्ति बीजी पौधे, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा। ये सब संघ हैं किसके? पादप जगत के। ठीक है, फिर आपका लास्ट चौथे नंबर पे आपका आएगा कवक जगत यानी किंगडम फंजाई। इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक परपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं न बनाए उसे परपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसे स्वपोषी। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी। परजीवी यानी रोग फैलाएंगे, मृतोपजीवी यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेंगे। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कवक जगत में पाए जाने वाले जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है? आपके कवक जगत में प्रयोग होने वाले। ईस्ट जो होता है इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। एक और याद रखिएगा इसमें, पेनिसिलियम। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पेनिसिलियम का प्रयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेकरी में प्रयोग होने वाले जीव का नाम क्या है? ईस्ट है। दवा बनाने में किस जीव का प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलियम का। ये किस जगत से आता है? कवक जगत से। ठीक है, फिर जंतु जगत के बारे में देख लीजिए। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यानी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। इस वर्ग को मेटाजोआ भी कहते हैं, जैसे संघ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। ये सब उपसंघ है। ये सब क्या है? जंतु जगत के उपसंघ आते हैं। ठीक है, जंतु एवं वनस्पतियों में विभिन्न प्रयुक्त वर्ग, जैसे वर्ग अथवा समवर्ग। जगत के बाद क्या आएगा? संघ आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इसका क्रम आगे बता देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जगत वाला चैप्टर क्लियर हो गया। आपको इसका विभाजन वाला चैप्टर देख लेते हैं आगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा कोशिका विभाजन है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जिसका अध्ययन किया जाता है। आपसे क्या पूछेगा यहाँ से? कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो साइटोलॉजी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर आगे देखिए, कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं की संरचना, जीवन चक्र, कोशिका विभाजन, कोशिकांगों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन सूक्ष्म अथवा आणविक स्तर पर किया जाता है, यानी कोशिकाएं बहुत छोटी है, इसका जो अध्ययन है वो आणविक स्तर पर किया जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। फिर कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट अवयव होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिकांग विशिष्ट कार्य संपन्न करते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये ऊर्जा बनाता है, लवक है तो ये क्या करेगा? ये फूल पत्तियों को रंग देने का काम करेगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। कोशिका जो होती है वो जीवद्रव्य नामक जीवन प्रदायी पदार्थ की बनी होती है। यह अनेक रासायनिक पदार्थों का पुंज होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसे जीवन का आधार यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिसको याद रखिएगा आप लोग। जैसे आपका जेनेटोलॉजी है, इसमें मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किया जाता है। फिर पेडोलॉजी है, इसमें मृदा तथा मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फिर लिथोट्रॉफी है, ट्रिप्सी है, इसमें गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय, थैली आदि की में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैसे आगे आप जब पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग को, तो उसमें गणित का प्रयोग हुआ है, वो यही से लाया गया। ठीक है,
बायोनिक्स में आप जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक तंत्रों का अध्ययन करेंगे। बायोनॉमिक्स में आप जीवधारियों के वातावरण के साथ का अध्ययन करेंगे। कान्कोलॉजी में मोलस्का के खोलों यानी सेल्स का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स में आप जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों इनके वंशागत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर इथोलॉजी में आप मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। एक्थियोलॉजी में आप मत्स्य की संरचना यानी मछली की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करेंगे। फिर इसी तरह ये सब है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यानी ये सब विज्ञान की शाखाएं हैं कि आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, आपको जो चैप्टर है इसमें कोशिकांग पढ़ना है। तो कोशिकांग हमने क्लास 9 करके प्लेलिस्ट बनाई है कोशिका चैप्टर की पहला, तो उसको जाके आप सारे कोशिकांग को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, वहाँ से तो जो जो छूट गया वहाँ पे जो जिससे इम्पोर्टेंट टर्म, तो वो यहाँ हम डिस्कस कर ले रहे। जैसे कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक के चारों ओर घेरे रहते हैं। एक जब आप कोशिका बनाएंगे तो इसके अंतर्गत द्रव भरा रहता है, तो यही क्या होता है, कोशिका द्रव। फिर इसके अंतर्गत केंद्रक होता है, इसका ये क्या होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। फिर केंद्रक में लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, वहाँ हम बहुत बढ़िया से पढ़ा है, वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको फिगर उगर सब बना बताए। फिर केंद्रक यहाँ दिया है। केंद्रक यह कोशिका द्रव में स्थित जीवद्रव्य का एक विशेष भाग है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, आपसे पूछ सकता है। जीवद्रव्य का लगभग 80% क्या होता है, जल होता है। जीवद्रव्य का 90% प्रतिशत भाग क्या होता है, 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। जीवद्रव्य में कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 19:81 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपका सेल क्या होता है, कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है, कोशिका जो होती है एक तो जंतु में पाई जाएगी और एक पादप में पाई जाएगी। तो जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका, पादप में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। और इनमें अंतर क्या होता है, जो पादप कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी सेल वॉल पाई जाती है, और जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इनमें लवक उपस्थित होता है, इनमें लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में तारक काय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य प्रायः एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है, यानी वैक्यूम पाया जाता है इसमें, और इसमें छोटा छोटा होता है ना के बराबर। फिर कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग की एक पट्ट निर्मित होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं आपको। एक मिनट रुक जाए, यहाँ छोड़ दिए हैं। यहाँ आपको कोशिका सिद्धांत से पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कोशिका सिद्धांत में क्या दिया उन्होंने, सभी जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये चीज़ इन्होंने बताई। कोशिका जीवों के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई और जीवन की संबंधित सभी क्रियाओं को कोशिका में ही संपन्न होती हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। इस लाइन का मतलब है कि एक कोशिका से आपके अनेक कोशिकाएं बनती है। तो ये जो कोशिका है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है, निर्मित हुई होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दिया है। तो प्रोकैरियोटिक में प्रायः आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि ये विकसित होता है। केंद्रक अविकसित और इसमें पूर्ण विकसित होता है। केंद्रक कला और केंद्रिका क्या होगा, अनुपस्थित, इसमें उपस्थित होगा। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन नहीं लगे होते हैं, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है, यानी गुणसूत्र आपका पाया जाएगा। कला युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनमें पाया जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडी है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाया जाता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट ये याद रखिएगा
कि इसमें 70-80 एस राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम के प्रकार होते हैं, ठीक है। कोशिका का आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब कोशिका में उपस्थित अन्य भाग देख लेते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली है। तो एक जब कोशिका की आप जब बाहरी परत बनाएंगे, यही जो बाहरी परत होती है इसी को कहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, यही होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कोशिका एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका की आकृति को निश्चित बनाए रखती है तथा बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। आप वहाँ से और कोशिकाओं को देख लीजिएगा। यहाँ तारक केंद्र वहाँ नहीं पढ़ाए थे, यहाँ सेंट्रोसोम पढ़ लीजिए। जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज एडवर्ड बेडेन नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में किया, जबकि इसका नामकरण जो है टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में किया। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तारक काय मात्र जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तारक काय जो होता है वो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। फिर लवक यानी प्लास्टिड, इसकी खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की। लवक प्रायः कहाँ पाया जाता है? पादपों में। यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अब इसके जो कार्य हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे आपको सेल चैप्टर जो है पहला क्लास 9 डालेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ये सब कवर कर लीजिएगा कोशिकाओं को, ठीक है। तो आगे देखिए, केंद्रक भी वहाँ पढ़ा है, वहाँ से फिर भी यहाँ से देख लीजिए आप थोड़ा बहुत। यह कोशिका का मुख्य अंग है जो प्रबंधन का कार्य करता है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन, धागे, ठीक है। देखिए ये कोशिका है, इसके ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक झिल्ली हो गया, इसके अंदर उपस्थित केंद्रक द्रव हो गया, इसका एक केंद्रिका हो गया और इसके अंदर गुणसूत्र पाया जाता है यानी क्रोमैटिन धागा पाया जाता है। 4 भाग हो गए, ठीक है। केंद्रक में उपस्थित गोला भाग केंद्रिका कहलाता है। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की, जबकि वोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया, ठीक है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा संरचना फैली होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन एक क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है जो न्यूक्लिक अम्ल, क्षारीय प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन के मिश्रण से बनता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी पेंटोस शर्करा, फास्फेट एवं नाइट्रोजनी बेस से बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। फिर आगे देखिए, आपका कोशिका विभाजन क्या होता है? वह क्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करें तो उसे कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका को संतति कोशिका कहलाती है। यानी ये आपका कोशिका है, इससे आपकी जो ये कोशिका 2 बनती है, या तो 2 से अधिक बनेंगी या 2 बनेंगी, तो ये आपकी कहलाएगी संतति कोशिका और ये आपकी कहलाएगी मात्र कोशिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे लिखा है कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन देखिए, यह विभाजन जीवाणु, कवक, कुछ शैवालों तथा प्रोटोजोआ की कोशिका में उपस्थित होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? अंग्रेजी में इमियोटोसिस, माइटोसिस, फिर मियोसिस। यह विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में उपस्थित होता है। यह नाम वाल्थेयर फ्लेमिंग ने दिया था। फिर अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जो है केवल जनन कोशिका में उपस्थित होता है। इसकी खोज फार्मर तथा मूरे ने की थी, ठीक है। अब आगे देखिए, माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है वो देख लीजिए। मियोसिस में आपके 1 से 2 कोशिका बनेगी और माइटोसिस में आपके 1 से 4 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, यही मेन डिफरेंस होता है। देख लीजिए, यहाँ लिखा होगा आपका पूरा। इस विभाजन में कम समय लगता है क्योंकि 1 से 2 बनती है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है।
इनमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं बनते और इनमें गुणसूत्र क्या होते हैं, जोड़े में बनते हैं। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है और इनमें क्या होगी, आधी होती है। यानी 1 से 2 बनेगा तो इसमें अगर 2n है तो n बराबर आएगा। इसमें जबकि क्या होगा, इधर n है, इधर n आया तो इधर n आएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा, यही कहने का मतलब है। फिर देखिए, एकमात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाएं बनाती है, जबकि एकमात्र कोशिका क्या है, 4 संतति कोशिका बनाएंगी। ये हो गया हमारा अर्धसूत्री विभाजन खत्म। यहाँ तक हमने कोशिका से लेकर पूरे एक चैप्टर को कवर कर लिया एक पार्ट में। अब हम जीव विज्ञान के तीसरे पार्ट से लेकर तथा छठे पार्ट तक पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। यहाँ आधी चीज़ें छोड़ दी हैं जो क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर सेल से रिलेटेड है, तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 9th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर